हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से देखने जा रहे हैं ऐसे इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि पिछले मैथ एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया y निर्देशांक, ऑप्शन बी में दिया गया x निर्देशांक, ऑप्शन सी में दिया गया है कोटि और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है y अक्ष। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा। दोस्तों, आसान भाषा में जान लीजिए, x को हम लोग भुज कहते हैं, और y को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, y को ही हम लोग कोटि कहते हैं। और कोई भी बिंदु जैसे मान लेते 6,4 ही दिया गया हो तो पहला वाला x का मान होता है, वहीं पे दूसरा वाला y का मान होता है। तो जब हमसे पूछा गया है कोटि का मान, तो कोटि का मान का मतलब y का मान, और y का मान यहाँ पे 4 होने के कारण हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में कोटि का जो मान होने वाला है ना, वो 4 होगा। यानी आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। तो क्वेश्चन 3 कहता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। दोस्तों, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो कोटि नहीं बल्कि भुज हो जाएगा। y अक्ष से पूछेगा तो कोटि हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब कोटि होगा, कितने स्टूडेंट को लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब भुज होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। तो क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है कि बिंदु 3,-4 में भुज का मान क्या होगा। हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि x को हम लोग भुज कहते हैं और पहला वाला ही x का मान होता है। तो जब हमसे भुज पूछा गया है तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब 3 होगा। कोटि पूछता तो -4 हो जाता, फिलहाल भुज पूछा है ना, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा। फिर से कोटि बोला गया है तो कोटि का मतलब y का मान, यानी -4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 में भी पूछा गया 6,10 में कोटि का मान क्या होगा। तो दोस्तों 6,10 में कोटि का मान आपका 10 हो जाएगा, भुज का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 10। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि x अक्ष पर से किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष से किसी बिंदु y का जो नियामक होता है वो भी 0 होता है, और y अक्ष से किसी बिंदु x का नियामक कितना होता है तो वो भी 0 होता है। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्योंकि अगर कार्तीय तल बनाइएगा ना, तो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट जो 0 होता है ये x के लिए भी होता है और y के लिए भी होता है। और यह सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम 2016 में भी पूछा जा चुका है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर 0,0 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P का निर्देशांक क्या होगा, हमेशा के लिए जान जाइए कि y का निर्देशांक कोई भी बिंदु पे अगर y समदूरस्थ हो तो यहाँ पे होता है x,0 x के लिए होता है, y के लिए होता है y,0। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान यदि हम 5 रखते हैं तो जाहिर सी बात है 5,0 होगा। x का पूछता तो 0,5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे y का पूछा गया, p का मान पूछा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 5,0।
सेम टू सेम वैसा ही सवाल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 9 में बोला गया है। तो वहां पे 5,0 हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0,5 होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए y अक्ष से 5 इकाई ऊपर एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक क्या होगा, तो जब भी ऊपर स्थित रहेगा तो जाहिर सी बात है पहले हम लोग 0 काउंट करेंगे, उसके बाद में 5 काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 0,5। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी x अक्ष के नीचे बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्थित होने की बात की जा रही है। तो देखिए नीचे जो भी होता है ना x अक्ष में, वो माइनस वाला होता है। तो पहले तो आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद -5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा 0,-5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 11 में ही पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। हम आप सभी को पिछले वाले ही क्वेश्चन के माध्यम से बता दिए हैं कि दोस्तों मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 0,0। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 12 कहता है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित होगा। तो आसान भाषा में आज जान ही जाइए, यदि कोई भी बिंदु दोनों प्लस में दी गई हो तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रथम चतुर्थांश से प्रथम पाद में स्थित होगा। दोनों बिंदु यदि माइनस में रहता है तो समझ लीजिए कि आपका ये तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित होगा। यदि पहले प्लस दिया गया हो बाद में माइनस, तो समझ लीजिए कि दी गई बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यदि कोई बिंदु पहले माइनस में है बाद में प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित होता है। यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे ना, तो पहले दिया गया -8 +6 दिया गया है। तो पहले माइनस बाद में प्लस किस में होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो जब द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा द्वितीय। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिंदु 3,-3 किस पाद में स्थित होगा। यहाँ पे देख लीजिए पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो पहले प्लस बाद में माइनस किस में होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर चतुर्थ पाद में होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा चतुर्थ पाद। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 में ही बोला गया है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 प्लस में दिया गया है, 3 माइनस में दिया गया है। तो पहले प्लस बाद में माइनस ये आपका चतुर्थ पाद के अंतर्गत आता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा चतुर्थ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बिंदु -8,6 बोला गया है। -8 के मतलब 8 जो है वो पहले माइनस में है, +6 के मतलब ये +6 है। तो पहले माइनस बाद में प्लस द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 में बोला गया है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में होगी। तो बिंदु -4,3 की स्थिति हमें बतानी होगी। तो देखिए -4 है यानी पहले माइनस में है बाद में प्लस में है। तो पहले माइनस बाद में प्लस ये द्वितीय पाद में होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा द्वितीय पाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पे बिंदु 1,5 की बात करें तो 1 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है। यदि दोनों प्लस में हो तो हम कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा तो इसमें दोनों माइनस में दिया गया है। तो यदि दोनों जब प्लस में हो तो ये प्रथम चतुर्थांश होते हैं, दोनों माइनस में हो तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। पहले माइनस बाद में प्लस हो तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होते हैं। यदि पहले प्लस बाद में माइनस होते हैं तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 19 में भी सेम टू सेम पूछा गया है कि बिंदु 4,3 की स्थिति किस पाद में होगी। देख लीजिए 4,3 बोला गया है जो कि दोनों प्लस में है। दोनों जब प्लस में है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे या प्रथम पाद में स्थित होंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा प्रथम पाद। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 20 में ही बोला गया है कि बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में स्थित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2√2 आपका प्लस में दिया गया है,
रूट अंडर 2 माइनस में दिया गया है। तो दोस्तों पहले प्लस बाद में माइनस, ये चतुर्थ पाद के अंतर्गत आने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चतुर्थ पाद। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। तो क्वेश्चन 21 में भी बोला गया है कि -3 को -3 किस पाद में होगा। देख लीजिए दोनों माइनस में दिया गया है, तो जब भी दोनों माइनस में दिया जाए तो समझ लीजिए कि ये पाद जो है ये तृतीय पाद में होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि बिंदु -12 किस पाद में होगा। यहाँ पे भी दोनों माइनस में दिया गया है, जब दोनों माइनस में दी जाए तो समझ लीजिए कि आपका तृतीय पाद होगा, दोनों प्लस में दी जाए तो समझ लीजिए कि आपका प्रथम पाद में स्थित होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 23 कहता है कि बिंदु -4,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना काफी सिंपल होता है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है जिसका नाम है मूल बिंदु बराबर √x² प्लस होते हैं y²। तो यहाँ पे x की मान की बात करें तो पहले वाला x के मान हो जाएगा जो कि -3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में है प्लस में y का स्क्वायर, y का मान दोस्तों यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 3 तिहाई 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर और यहाँ पे y का मान दोस्तों 4 था, तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखते, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का 16 होता है। दोस्तों 16 में 9 को ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है 25 होता है, और आप सभी को मालूम होगा 25 का वर्गमूल 5 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से जो होगी ना वो 5 होगी, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। क्वेश्चन 24 कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अब 2,3 पूछा गया है, तो 2 का स्क्वायर करना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करना होगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 में 4 को जोड़ देते हैं कितना होता है, तो 13 होता है। और 13 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण हम कह सकते हैं कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगी, तो √13 होगी, यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए। क्वेश्चन 25 कहता है कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। 4,-5 बोला गया है, दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का 16 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 होगा, और केवल 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब हम 25 को 16 में ऐड करेंगे तो 6, 5, 11 का 1 हाथ में 1 हो जाएगा, 2, 1, 3 और 1 कैरी था तो ये 4 हो जाएगा, और √41 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, √41। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन यहाँ पे 26 को देख लीजिए। 26 से भी सेम टू सेम क्वेश्चन है कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। आपको 6 का स्क्वायर करना होगा, आप सभी को मालूम होगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर करना होगा 8 टाइम 64 होता है, दोनों को जैसे ऐड करते हैं तो ये 100 हो जाता है, और तमाम छात्रों को मालूम होगा 100 का वर्गमूल 10 होने के कारण दी गए क्वेश्चन का मूल बिंदु का जो दूरी हो जाएगा वो 10 इकाई होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल 27 को देखिए कि मूल बिंदु से ए में 4,-3 की दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर ही प्लस और माइनस का और प्लस का स्क्वायर ही प्लस, तो 3 तिहाई 9 4 का 16, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों 16 और 9 25 होते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होते हैं। इस प्रकार दिए गए सवालों का मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी ना वो 5 इकाई होगी, यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए। दिया गया बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। यहाँ पे 2,3 की दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 होता है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 9 4 13 हो जाता है। इस प्रकार दिए गए सवालों का क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी आने वाला है, √13। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आने जा रहा है ना, ये तमाम क्वेश्चनों में आप सभी से दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 29 कहता है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का एक आसान सा फॉर्मूला आता है, वो हम सभी को बता रहे हैं। एक होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर होते हैं, और प्लस में होते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको x2 का मान चाहिए,
तो दोस्तों पहले वाला में होते हैं x1 का मान, दूसरा y1 का मान हो जाते हैं, ये होते हैं x2 का मान, ये हो जाते हैं y2 का मान। हमें चाहिए x2 का मान। तो दोस्तों x2 का मान -2 है तो आप यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। माइनस हमें चाहिए x1 का मान, x1 का मान यहाँ पे 2 है तो आप इसका सिंपली स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में प्लस y2 का मान हमें चाहिए, तो y2 का मान दोस्तों 3 दिया गया है, और माइनस y1 का मान भी यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 - 3 का आप स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, -2 और -2 मिलकर यहाँ पे -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो 16 में 0 को ऐड कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी 4 इकाई होगी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 4। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 30 कहता है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। सेम टू सेम सवाल दिया गया है, तो हमें चाहिए x2 का मान। x2 का मान दोस्तों -1 दिया गया है, तो -1 लिखिएगा। माइनस x1 का मान, x1 का मान -5 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम लोग +5 कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान, y2 का मान दोस्तों 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। और y1 का मान यहाँ पे 7 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 7 इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में आपको बनाना किस प्रकार से है। इसके बाद में ऐसा कीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि -1 और +√5 दिया गया है, तो दोस्तों -1 और +5 मिलकर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 4 का 16 होता है। उसके बाद में प्लस 3 में से यदि 7 को हटाइएगा तो -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर भी होता है 16। ये दोस्तों 16 में 16 को ऐड कीजिएगा ना, तो ये आपका 32 जाएंगे। उसके बाद में आप सभी को सिंपली 32 का गुणनखंड करना होगा, तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32 होते हैं। डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, और 1 2 यहाँ पे रूट के अंदर ही बच जाएगा। इस प्रकार दिए गए सवालों का क्वेश्चन का सही जवाब 4√2 आएगा। 4√2 ऑप्शन सी में होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 31 को यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन में 31 भी कहता है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पहले वाले फॉर्मूला के माध्यम से ही हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें चाहिए x2 का मान। दोस्तों x2 का मान 4 दिया गया है, तो 4 लिखिए इसका, और x1 का मान 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, इसका कर दीजिएगा स्क्वायर प्लस। उसके बाद में y2 का मान, y2 का मान 1 दिया गया है, माइनस y1 का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर इस प्रकार से कर लीजिएगा। ये दोस्तों 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर भी कितना, तो 4 होता है। 4 में 4 को ऐड कर लीजिए तो यह 8 हो जाएगा। सिंपली 8 को गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होते हैं। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और 1 में √2 बच जाएगा। इस प्रकार दिए गए सवालों का सही जवाब √2 आएगा। 2√2 ऑप्शन ए में होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 32 से बोला गया है कि बिंदु ए में दिया गया 2,-3 और बी में 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पिछले वाले फॉर्मूला के माध्यम से भी यही हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए x2 का मान, x2 का मान 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, माइनस x1 का मान, x1 का मान यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पे उसके बाद में y2 का मान, y2 का मान 2 है, माइनस y1 का मान यहाँ पे -3 है, तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। इसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। ये दोस्तों 25 में 0 को ऐड करेंगे तो 25 ही हो जाएगा, और 25 का गुणनखंड हम लोग 5 गुने 5 करते हैं। डबल 5 का 1 5 निकलने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होने वाला है, यानी 5 इकाई। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रत्येक दिन हमारे द्वारा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो वीडियो है, और प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो अपलोड किए जा ही रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल के द्वारा
जितने भी तमाम एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड की जाए उन तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को सबसे पहले बारी-बारी से देख सके। तो दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।